Hello students, this is my complete revision lecture for Ind AS 2 inventory valuation. Why Ind AS 2 has been introduced? Because it's a basic accounting standard. अगर इसमें कोई भी मैनिपुलेशन होता है, इन्वेंट्री की वैल्यू को हम मैनिपुलेट करते हैं, वैल्यू को बढ़ाते हैं, तो सीधा सीधा उसका इफेक्ट आता है प्रॉफिट पे। इन्वेंट्री स्टॉक बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, ईपीएस बढ़ेगा, ईपीएस बढ़ेगा, सो प्राइस अर्निंग्स रेशियो बढ़ेगा, कस्टमर्स तो नहीं, इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे, मार्केट में शेयर का प्राइस उछल जाएगा। सो इतने सारे मैनिपुलेशन पॉसिबल है, तो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चाहिए जो इन्वेंट्री की करेक्ट वैल्यू मेजर करके दे। दैट्स द रीजन वी वांटेड स्टैंडर्डाइजेशन और Ind AS 2 हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड। नाउ मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में हम लोग क्या क्या लेते हैं? इन्वेंट्री में हम लोग लेते हैं वो इन्वेंट्री जो बेचने के लिए तैयार है, 100% कंप्लीट है, दैट इज़ फिनिश गुड्स हेल्ड फॉर सेल। वो इन्वेंट्री जो 0% से ज़्यादा लेकिन 100% से कम, दैट इज़ इन प्रोसेस, अभी तक बनी नहीं है, दैट इज़ वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक। और वो इन्वेंट्री जो हम लोग ने अभी तक प्रोडक्शन में यूज़ नहीं की है, 0% कंप्लीट, दैट इज़ हेल्ड इन कंजम्पशन, हेल्ड फॉर कंजम्पशन, हेल्ड इन कंजम्पशन नहीं, हेल्ड फॉर कंजम्पशन, दैट इज़ रॉ मटेरियल्स एंड सप्लायर्स। ये सप्लाईज क्या है? व्हाट इज दिस सप्लाईज? सी, सप्लाईज का मतलब है कंज्यूमेबल स्टोर्स, दैट इज लूज टूल्स, ऑयल, ल्यूब्रिकेंट्स, ये सब को हम लोग बोलते हैं सप्लाईज। सो ये भी रॉ मटेरियल के तरह ही वैल्यू होती है, इसलिए इसको भी हम लोग इन्वेंट्री मानते हैं। सो तीन चीज़ों को इन्वेंट्री बोलेंगे, फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स एंड स्पेयर्स, दैट इज रॉ मटेरियल्स एंड सप्लाईज। नाउ कुछ चीज़ों को हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में कवर नहीं करते हैं, जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, बिकॉज इसकी वैल्यूएशन कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर पे होती है। हाँ, यहाँ पे हमको कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर चाहिए। एनआरवी और फेयर वैल्यू में फ़र्क क्या है? फेयर वैल्यू मार्केट डिसाइड करता है, एनआरवी बिजनेसमैन ट्रेडर डिसाइड करता है। सो एक मार्केट के हिसाब से वैल्यू चलती है और एक बिजनेसमैन डिसाइड करता है कि मेरे प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कितनी होगी। सो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, गोल्ड है, ये सब देखो ना मार्केट रेट से बिकते हैं। सो ये 109 में कवर होगा, दैट इज स्टॉक ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स। सो ये सब हम लोग Ind AS 109 में डील करेंगे। डिफर टैक्स एसेट है तो Ind AS 12 में डील होगा। और बायोलॉजिकल एसेट्स, दैट इज लिविंग एनिमल, प्लांट्स, ये सब जो एसेट्स है, प्रोड्यूसर्स इन्वेंट्री, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, देन फॉरेस्ट प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। एक्चुअली जहाँ जो बोलते हैं ना, एक बार वो मार्केट में आ गई, ट्रेडर ने परचेज कर लिया, तो फिर वो इन्वेंट्री बन जाएगी। मैं बोलता हूँ एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स इन्वेंट्री, प्रोड्यूसर के हाथ में ये Ind AS 2 अप्लाई नहीं होगा, Ind AS 41 अप्लाई होगा। लेकिन प्रोड्यूसर एक बार दे देता है ट्रेडर को, तो ट्रेडर परचेज करके बेचता है, तो वो इन्वेंट्री मानी जाएगी। आज डीमार्ट के पास फूड ग्रेन्स है, वो खरीदता है बेचता है, सो वो इन्वेंट्री मानी जाएगी। लेकिन जो प्रोड्यूसर है, फार्मर जो प्रोड्यूस करता है एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, बराबर, तो वहाँ पे इसको इन्वेंट्री नहीं माना जाता। वहाँ पे हम लोग इसको बायोलॉजिकल, ये बायोलॉजिकल प्रोड्यूस है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, ये हम लोग Ind AS 41 में डील करेंगे। फिर उसके बाद आगे कंस्ट्रक्शन, सेमी फिनिश कंस्ट्रक्शन वर्क, इसके लिए Ind AS 115 है। सो आउट ऑफ स्कोप समझा दिया, फेयर वैल्यू और एनआरवी के बीच का डिफरेंस बता दिया मैंने। फेयर वैल्यू इज़ व्हाट? फेयर वैल्यू इज़ बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशंस, गोल्ड की प्राइस मार्केट रोज डिसाइड करता है। एंड फेयर वैल्यू इज़ नथिंग बट एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ एसेट। लेकिन एनआरवी मीन्स एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इन शॉर्ट, सिंपल भाषा में, मैं मेरे प्रोडक्ट की एनआरवी, मार्केट टैग लगाता हूँ ना, एमआरपी, वो मैं लगाता हूँ, लेकिन गोल्ड पे कभी एमआरपी नहीं लगता है, क्योंकि गोल्ड बिकता है मार्केट प्राइस पे। तो यही फ़र्क है, एक प्राइस जो मार्केट रोज डिसाइड करता है और एक प्राइस जो बिजनेसमैन बोलता है मेरी ये सेलिंग प्राइस है, उसको एनआरवी बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट, सो यहाँ तक हमने डे 1 लेक्चर 1 में कवर किया था। उसके बाद में मैंने नेक्स्ट शीट समझाई थी, वैल्यूएशन रोल, इन्वेंट्री को वैल्यू कैसे करना है। अरे इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज़ लोअर होनी चाहिए। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज़ लोअर, इसका मतलब है इन्वेंट्री अगर 10,000 की है और उसकी एनआरवी 11,000 है, तो हम लोग इन्वेंट्री को 11,000 नहीं 10,000 पे लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री अगर 10,000 है और उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू अगर 11,000 है,
तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे 10,000 पे। इस पे क्यों रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर 11,000 का रिकॉर्ड करूंगा इन्वेंट्री तो बुक्स में 1,000 रुपये का अनरियलाइज प्रॉफिट आ जाएगा, इसलिए मैंने लिखवा के दिया है वी कैनॉट शो इन्वेंट्री इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अबाउ कॉस्ट बिकॉज अनरियलाइज प्रॉफिट्स कैनॉट बी डिस्क्लोज्ड इन बुक्स एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस। मैटर ऑफ प्रूडेंस हम लोग यूआरपी शो नहीं कर सकते बुक्स में, जो प्रॉफिट्स कमाया नहीं वो शो नहीं कर सकते। हाँ, अगर कॉस्ट 10,000 है और एनआरवी अगर 9,000 है तो अपने को शो करना चाहिए 9,000 पे। एक्सपेक्टेड फ्यूचर लॉस अपने को रिकॉर्ड करना चाहिए, ये कंजर्वेटिज्म है, प्रूडेंस है। सो इन केस इन्वेंट्री आर वैल्यूड बिलो कॉस्ट, तो वो जो बिलो कॉस्ट मतलब है 10,000 में खरीद के लाया था, अगर 9,000 दिखाना है तो 2 एंट्री पास करनी पड़ेगी। पहली एंट्री वैल्यूएशन लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री, 10,000 से 9,000 बनाना है तो 1,000 रुपये का लॉस बुक करना पड़ेगा, और फिर वो लॉस जाएगा पीएनएल में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू वैल्यूएशन लॉस। तो इस तरीके से एंट्री पास करनी पड़ेगी। हाँ, कौन सी इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो जाती है कॉस्ट से, अगर वो इन्वेंट्री डिफेक्टिव है, डैमेज्ड है, या फिर वो ऑब्सोलीट गुड्स है, ऑब्सोलीट गुड्स की इन्वेंट्री है, या फिर वो इन्वेंट्री की डिमांड नहीं है, ओल्ड फैशन है, ये टाइप के गुड्स जो होते हैं ना वो लोअर प्राइस में बिकते हैं, सो इनकी एनआरवी कम रहती है। अब वैल्यूएशन करने के लिए दो मेन पॉइंट्स ये है, हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एंड हाउ टू कैलकुलेट नेट रियलाइजेबल वैल्यू। हम इन्वेंट्री की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इन्वेंट्री का एनआरवी कैसे निकालेंगे। सो पूरा कंप्लीट चैप्टर का डिस्कशन इसी पे चलता है। पहले बात करते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अगर अपने पास सारी डिटेल्स अवेलेबल है तो फिनिश गुड्स, मैं बात कर रहा हूँ फिनिश गुड्स की, अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ सेमी फिनिश गुड्स की और रॉ मटेरियल्स की, मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूँ फिनिश गुड्स की। अगर मेरे पास डिटेल्स अवेलेबल है तो फिनिश गुड्स का मैं कॉस्ट कैसे निकालूंगा, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, फिर अदर कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में आएगा डायरेक्ट लेबर के बाद आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और फिर आएगा फैक्ट्री में काम करते तो फैक्ट्री ओवरहेड्स, उसमें वेरिएबल ओवरहेड्स एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स। ये सब के बाद एक और चीज़ आने वाली है एनी अदर एक्सपेंसेस विच रिक्वायर्स एनी अदर एक्सपेंसेस, जो खर्चा हम लोग गुड्स को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए करें। इन शॉर्ट, इन्वेंट्री का कॉस्ट कैसे निकालेंगे, मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस कन्वर्जन कॉस्ट में आएगा लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड फैक्ट्री ओवरहेड। जब मटेरियल पे लेबर फैक्ट्री में काम करता है तो रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है, इसलिए उसको फिनिश्ड हम लोग कन्वर्जन कॉस्ट बोलते हैं। अच्छा, फिक्स्ड ओवरहेड्स में वेरिएबल भी है और फिक्स्ड ओवरहेड्स भी, और बाद में एनी अदर एक्सपेंसेस जो गुड्स को डेस्टिनेशन तक पहुंचाए, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, ये सब ऐड करके मिल जाता है टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो क्या क्या ऐड करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, उसके साथ कन्वर्जन कॉस्ट में आ जाएगा डायरेक्ट लेबर, फिर उसके बाद आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस और आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स, और फैक्ट्री ओवरहेड्स में भी फिक्स्ड एंड वेरिएबल एंड एनी अदर एक्सपेंसेस जो हमको हमारे इन्वेंट्री को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में मदद करे, वो खर्चा सब ऐड करेंगे, वी गेट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। एक बार कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मिल गया, देन टोटल कॉस्ट, जो भी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है डिवाइड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे ना, तो हमको कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा। एक यूनिट का कॉस्ट मिल गया तो फिर जो भी अपने पास क्लोजिंग स्टॉक है, जितना भी क्लोजिंग स्टॉक है, अनसोल्ड क्वांटिटी जो है उसको मल्टीप्लाई कर दो, कॉस्ट पर यूनिट से मिल जाएगी क्लोजिंग इन्वेंट्री। लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने जैसे हैं, जिसके लिए मैंने वर्किंग नोट नंबर लिखा हुआ है, तुमको बताता हूँ। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम पे मैंने लिखा है वर्किंग नोट नंबर 1, ये देख लो, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, हाउ टू गेट डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, ये कैसे हम लोग ढूंढेंगे। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में क्या होना चाहिए, परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। रॉ मटेरियल परचेज किया है और अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट, वर्बल डिस्काउंट है, वॉल्यूम डिस्काउंट है, वो माइनस करना चाहिए, क्योंकि जो बिल बनेगा वो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके ही बनेगा। सो परचेज प्राइस नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, फिर उसके बाद अपने को ऐड करना चाहिए एनी नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, अगर रिफंडेबल है तो नहीं लेना चाहिए, नॉन रिफंडेबल। फिर वो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, फ्रेट चार्जेस, लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस, वो गुड्स को जगह तक लाने तक का खर्चा, ट्रांजिट इंश्योरेंस, ये सब ऐड करेंगे। एनी अदर एक्सपेंसेस जो एक्विजिशन से रिलेटेड है, कोई अगर जीएसटी या ड्यूटी, अगर कोई भी टैक्स रिफंडेबल और परचेज प्राइस में इंक्लूडेड है, अगर इंक्लूडेड नहीं है तो लेना ही नहीं, अगर इंक्लूडेड है तो वो माइनस कर देने का, तो अपने को मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो क्या क्या लेंगे इन्वेंट्री में,
कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री नहीं, अपने मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स। सो मटेरियल्स में परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट प्लस नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ट्रांसपोर्टेशन एंड फ्रेट चार्जेस, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, ट्रांजिट इंश्योरेंस एंड कोई भी एक्विजिशन से रिलेटेड कॉस्ट, कोई रिफंडेबल टैक्सेस है परचेज प्राइस में इंक्लूडेड है तो माइनस कर दो, और इंक्लूडेड नहीं है तो लिखो ही मत। सो ये मिल जाएगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम ये देख लो, ये रहा कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स कंज्यूम। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम के बाद अपने को नेक्स्ट चाहिए वर्किंग नोट नंबर 2 मैंने यहाँ पे लिख के रखा है फिक्स्ड ओवरहेड्स। अभी फिक्स्ड ओवरहेड्स ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। क्या होता है ना, फिक्स्ड ओवरहेड्स में अमाउंट फिक्स होती है, वो फिक्स्ड अमाउंट को अपने को फिक्स्ड सीपीयू में कन्वर्ट करना होता है बाय एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक, और हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स अपॉन नॉर्मल यूनिट्स अपॉन नॉर्मल आउटपुट। तो अपने को जो पर यूनिट मिलता है वो पर यूनिट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, जितने भी यूनिट्स बना रहे हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो प्रोडक्शन कॉस्ट मैंने ये इसके लिए वर्किंग नोट नंबर 2 बनाया है, और तुमको यहाँ पे रिकवरी रेट दी है बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स अपॉन नॉर्मल प्रोडक्शन यूनिट्स। लेकिन अगर एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स, एक्चुअल जैसे मेरा ये एग्जांपल है, मेरा प्रोडक्शन है 10 लाख रुपीज़, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स है और नॉर्मल आउटपुट है 10,000 यूनिट्स, तो मैं ये मान के चलता हूँ ये 10 लाख रुपये मैं ये 10,000 यूनिट्स बनाने के लिए दे रहा हूँ, ये 10 लाख रुपया 10,000 यूनिट्स बनाने के लिए दे रहा हूँ। सो 10 लाख अपॉन 10,000 करेंगे ना तो अपने को कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा। सो देख लो, ये 10 लाख अपॉन 10,000 तो अपने को मिलेगा कॉस्ट पर यूनिट, ये 3 0 गया, ये 3 0 गया, तो अपने को कितना मिल गया, अपने को मिल गया 1,000 रुपीज़ पर यूनिट, बराबर ना, 1,000 रुपीज़ पर यूनिट, 1,000 नहीं मिल गई 100 रुपीज़ पर यूनिट, 100 रुपीज़ पर यूनिट। सो एक यूनिट बनाने का 100 रुपया, समझा क्या नहीं। 10 लाख रुपीज़ का फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स है और हमारा नॉर्मल आउटपुट कितना है 100, अगर मैक्सिमम हम फुल कैपेसिटी पे काम करें तो 10,000 यूनिट्स बना सकते हैं। सो इसका मतलब है हम ये मान के चलेंगे कि ये 10,000 यूनिट्स बनाने के लिए हम 10 लाख रुपया दे रहे हैं, तो हमारा कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा 100 रुपीज़, 100 रुपीज़। सो अगर हम लोग ने 11,000 यूनिट्स बनाया तो भी अपने को जो कॉस्ट इनकर करना है वो तो 10 लाख ही है। तो अगर 11,000 यूनिट्स बनाया तो डिवाइड बाय 10,000 नहीं, फिर करेंगे डिवाइड बाय 11,000 यूनिट्स, क्योंकि अगर आज मैं कोई जगह भाड़े पे ले रहा हूँ 10 लाख रुपया दे रहा हूँ तो मैं बोलूँगा ये 10 लाख रुपया मेरे को देना है 10,000 यूनिट्स बनाने के लिए। अगर मैं 11,000 यूनिट्स बना लूँ, 12,000 बना लूँ, 15,000 बना लूँ, तो भी मेरे को तो 10 लाख रुपया ही देना होगा, मेरे को 10 लाख ही देना होगा। हाँ, क्या होगा, कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगा। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, अगर मैंने क्लासरूम लिए 1 लाख रुपया रेंट पे और उसमें 10 बच्चों को बिठा सकता हूँ, तो एक बच्चे से मेरे को 10,000 रुपये लेना चाहिए। 1 लाख रुपये का मेरा रेंट है पूरे साल का और क्लास में 10 बच्चे बैठ सकते हैं। सो एक बच्चा अगर 10,000 रुपया मेरे को दे, उसके फीस में मेरे को रेंट का कॉस्ट इंक्लूड करना चाहिए 10,000, तो एक बच्चे से 10,000 आया तो 10 बच्चों से 1 लाख रुपया आ जाएगा। तो मैं ये मान के चलूँगा कि 1 लाख डिवाइड बाय 10 स्टूडेंट्स, 1 लाख डिवाइड बाय मेरे 10 स्टूडेंट्स, बराबर ना। सो मेरे को मिल जाएगा 10,000 रुपया पर स्टूडेंट, दैट विल बी माई कॉस्ट पर स्टूडेंट, दैट विल बी माई कॉस्ट पर स्टूडेंट। सो अभी क्या है ना, अगर वो क्लासरूम में मैं 15 बच्चों को बिठा लेता हूँ तो भी मेरे को रेंट तो 10 लाख ही देने का है। हाँ, लेकिन कॉस्ट पर स्टूडेंट कम हो जाएगा। पहले कॉस्ट पर स्टूडेंट क्या आया था, 10,000 रुपीज़ पर स्टूडेंट आया था कॉस्ट, लेकिन अब क्या है, बच्चे बोलते हैं सर हमारा पूरा बैच एक साथ बैठेगा, हम सब फ्रेंड्स हैं, तो फिर देना तो 1 लाख रुपया ही है, डिवाइड बाय 15 स्टूडेंट्स कर दूंगा तो 6,667। अब 20 बच्चे बोलते हम सर कैसे भी बैठ जाएंगे, आप पढ़ा दो हमको, तो देना तो 1 लाख रुपया ही है, लेकिन अब कितने स्टूडेंट से डिवाइड होगा, 20,000, तो 5,000 रुपया पर स्टूडेंट, 5,000 रुपया पर स्टूडेंट। तो मेरा पर स्टूडेंट का कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा और कुछ नहीं है, पर स्टूडेंट का कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। सो अगर नॉर्मल आउटपुट का मतलब है ये जगह से मैं नॉर्मल कितना गुड्स बना सकता हूँ। सो बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स अपॉन नॉर्मल आउटपुट अपने को मिल जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। लेकिन अगर नॉर्मल प्रोडक्शन से ज़्यादा, नॉर्मल आउटपुट से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में इंस्टेड ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन एक्चुअल प्रोडक्शन डाल देंगे, क्योंकि हमको कॉस्ट तो उतना ही देना है, 10 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं देना है। सो कॉस्ट पर यूनिट विल रिड्यूस, ठीक है ना। सो ये फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स मैंने समझाया था। और जो सपोज अगर 10,000 यूनिट्स के लिए हम लोग 10 लाख रुपया दे रहे हैं, फॉर 10,000 यूनिट्स अगर हम लोग 10 लाख रुपया दे रहे हैं ना,
अगर हम लोग 10 लाख रुपया जो दे रहे हैं ना, हाँ ये 10 लाख रुपया जो हम लोग दे रहे हैं, कितने यूनिट्स के लिए दे रहे हैं? अगर ये हम लोग दे रहे हैं 10,000 यूनिट्स के लिए और हम 10,000 यूनिट्स नहीं बना पाए, अगर हम 10,000 यूनिट्स, मतलब मेरा कॉस्ट पर यूनिट आ रहा है 100 रुपीज़, और हम लोग 8,000 यूनिट्स ही बना पाए, मतलब गुड्स बेच के हम लोग 8 लाख रुपया रिकवर कर लेंगे। क्योंकि जो गुड्स की सेलिंग प्राइस है, गुड्स की सेलिंग प्राइस में क्या आता है? सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, पूरा कॉस्ट रिकवर होता है ना। आज गुड्स की सेलिंग प्राइस जो भी है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। सो जब मैं गुड्स बेचूंगा तो उसमें मेरा मेरा ये कॉस्ट भी तो रिकवर होगा, ये जो मैंने कॉस्ट इंक्लूड किया फैक्ट्री ओवरहेड्स का। तो अगर 8,000 यूनिट्स मैंने बनाया तो 8,000 इंटू 100, 8 लाख रुपये तो रिकवर हो जाएगा। मैं बना कितना सकता था? 10,000 यूनिट्स, लेकिन मैंने बनाया कितना? 8,000 यूनिट्स। सो 2,000 यूनिट्स जो मैंने नहीं बनाया, आई हैव यूटिलाइज माई कैपेसिटी नॉट टू द फुल एक्सटेंट, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी। सो ये 2 लाख रुपया गुड्स बेच के नहीं आएगा, मेरे को मेरे जेब से देना पड़ेगा, ये मेरे लिए लॉस है। इसको बोला जाता है अनरिकवर्ड अमाउंट, वी कॉल इट एज अनरिकवर्ड अमाउंट। ये सारा डिस्कशन हमने लेक्चर में किया हुआ है, ठीक है ना। सो ये जो अनरिकवर्ड अमाउंट है, ये अपने इन्वेंट्री के कॉस्ट में नहीं जाएगा, पीएनएल में जाएगा। जितना तुमने यूनिट्स बना लिया ना, तुमने 8,000 यूनिट्स बना लिया और हमारा कॉस्ट पर यूनिट आया था 100 रुपीज़, तो अपने इन्वेंट्री के कॉस्ट में 8 लाख रुपये आएगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में 8 लाख रुपये आएगा, क्योंकि जब इन्वेंट्री बिकेगी तो 8 लाख की रिकवरी होने वाली है। चलो ठीक है। सो ये फिक्स्ड ओवरहेड्स भी समझा दिया। और एक चीज़ मेरे को जो समझाना था ना, यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 3 देख लो, ये मेरे कॉस्ट शीट में एक वर्किंग नोट नंबर 3 है, ये वाला टोटल कॉस्ट। एक तो था हाउ टू फाइंड मटेरियल कंज्यूम, मटेरियल कंज्यूम में परचेज प्राइस नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट प्लस नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस प्लस ट्रांसपोर्ट एंड फ्रेट चार्जेस, कमीशन, ब्रोकरेज, कोई भी एक्सपेंसेस जो इन्वेंट्री को करंट कंडीशन लोकेशन तक लाने के लिए खर्चा लगे, वो सब ऐड करेंगे। फिर आ गया फैक्ट्री फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स, उसको पर यूनिट पे कन्वर्ट करने के लिए बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स अपॉन नंबर ऑफ नॉर्मल आउटपुट यूनिट्स, अपॉन नॉर्मल आउटपुट यूनिट्स कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा। बट अगर एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल प्रोडक्शन से ज़्यादा है, सो डिवाइड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन पर यूनिट। अब टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में कुछ कॉस्ट ऐसे होते हैं जो अपने को इंक्लूड नहीं करने चाहिए। एक तो जो गुड्स डैमेज हो जाता है, लॉसेस इंक्लूड नहीं करना चाहिए। सो टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में से निकाल दोगे एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल, लेबर एंड अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स। कोई भी एबनॉर्मल वेस्टेज है ना, कोई भी लॉसेस है, वो हटा दो। और फिर आफ्टर डेस्टिनेशन एक्सपेंस, मतलब इन्वेंट्री जगह पे पहुंचने के बाद के खर्चे, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस निकाल दो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज कॉस्ट, इंटरेस्ट एंड बोरोइंग कॉस्ट। अगर इंटरेस्ट एंड बोरोइंग कॉस्ट इंड AS 23 अलाउ करता है तो इन्वेंट्री में ऐड करना, अदरवाइज नहीं। ये सब के बाद जो बचेगा दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। सो गलती से अगर इनमें से कोई भी कॉस्ट इंक्लूड हो गया रहेगा तो वो हटा देना, एक्सक्लूड कर देना। ये सारे एक्सपेंसेस जाएंगे पीएनएल में, they are excluded from inventory and they are written off to P&L statement in the same year in which it is incurred। चलो ये हो गया अपना how to calculate the cost of inventory। इसके बाद आते हैं एडिशनल कॉन्सेप्ट। आफ्टर दिस वी हैव एडिशनल कॉन्सेप्ट। एडिशनल पॉइंट्स में मैंने ये करवाया था कि अगर इन्वेंट्री हम लोग क्रेडिट में परचेज करते हैं, डिफर्ड पेमेंट में, जैसे मैंने तुमको समझाया था इंड AS इसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, एज वेल एज मैंने इसमें भी समझा हुआ है तुम लोगों को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। अगर कोई फ्यूचर डेट को पेमेंट करते हैं तो जो भी फ्यूचर डेट का पेमेंट है उसमें से उसको डिस्काउंट करो, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, और जो प्रेजेंट वैल्यू है वही कॉस्ट ऑफ एसेट है। तुम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बात कर लो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात कर लो, या इन्वेंट्री, कोई भी एसेट में इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। सो अगर फ्यूचर डेट को पेमेंट करने वाले हैं तो परचेज प्राइस जो भी है, फ्यूचर डेट को जो भी पेमेंट करने वाले हैं, उसमें से मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट हटाओ, डिस्काउंट करो, और प्रेजेंट वैल्यू इज कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। और जो इंटरेस्ट है, वो जो पेमेंट में एक्स्ट्रा अमाउंट है ना प्रेजेंट वैल्यू के अलावा, वो इंटरेस्ट है, वो पीएनएल में जाएगा। सो इन्वेंट्री की कॉस्ट विल बी द कैश प्राइस ऑफ एसेट, देख लो ना। सो अगर इन्वेंट्री की मैंने तुम लोगों को एक एग्जाम्पल भी करवाया था इसमें, और एग्जाम्पल तो क्या है, तुम सॉल्व करोगे, यहाँ पे बता दिया है, एज पर प्रोविजन ऑफ इंड AS 2 वी शुड डिस्काउंट purchase price of inventory if it is purchased on credit basis, and the present value of purchase price will be considered as cost of inventory, and the remaining amount will be considered as finance cost
एंड इंटरेस्ट कॉस्ट जो भी फाइनेंस कॉस्ट है, इंटरेस्ट कॉस्ट है, वो पीएनएल में जाएगा। सो जैसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में हम लोग फ्यूचर पेमेंट का जो भी अमाउंट होता है उसमें से डिस्काउंट करके जो प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं वो कॉस्ट ऑफ एसेट, और जो फ्यूचर डेट का पेमेंट और प्रेजेंट वैल्यू का डिफरेंस है इंटरेस्ट, दैट विल बी डेबिटेड टू पीएनएल। सो ये हो गया एडिशनल पॉइंट नंबर 1। फिर एडिशनल पॉइंट में अपना अगला पॉइंट, मैंने अब काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवाए थे, प्लीज़ ये सारे क्वेश्चंस है ना तुमको सॉल्व करने हैं, तुमको वापस से प्रैक्टिस करना है। अकाउंट्स रीडिंग का सब्जेक्ट नहीं है, प्रैक्टिस करना होता है, ये अपने को प्रैक्टिस करना होता है। बिना प्रैक्टिस के अकाउंट्स में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सो ये एडिशनल पॉइंट नंबर 1 हो गया डिफर्ड क्रेडिट का। फिर एडिशनल पॉइंट नंबर 2 था ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट एकदम सिंपल है। अगर कोई जॉइंट कॉस्ट है तो जॉइंट कॉस्ट को सेपरेट कैसे करना है, क्या करना है ना अपने को, अगर हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं और वो एक पॉइंट के बाद में वो प्रोडक्ट सेपरेट होने वाले हैं, जैसे क्रूड ऑयल से बनता है पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन। सो पहले एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के लिए सेम कॉस्ट लगने वाला है और फिर 3 प्रोडक्ट बनेगा, पेट्रोल, डीजल एंड कैरोसिन। सो तीनों का जो अपना कॉस्ट लगा था ना एक पॉइंट तक, जो तीनों पे कॉमन कॉस्ट लगा था, ये कॉस्ट को ये तीनों को एलोकेट कैसे करेंगे, ये तीनों की जो भी सेलिंग प्राइस होगी, जितना भी यूनिट्स प्रोड्यूस किया है इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट करो, इनकी कंप्लीट टोटल जो बेचा यूनिट्स वो सेल नहीं, जितना गुड्स प्रोड्यूस किया है मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस एंड फाइंड देयर सेलिंग प्राइस, और वो सेलिंग प्राइस के रेशियो में हम कॉस्ट को एलोकेट कर लेंगे। फिर उसके बाद में आगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जो भी इंडिविजुअल लगेगा उसमें ऐड करते जाएंगे। सो हाउ टू सेपरेट द कॉस्ट as per the provisions of Ind AS 2, allocation of joint cost over joint product should be made in the ratio of sales at separation points। जितना भी गुड्स प्रोड्यूस किया है ना, यूनिट्स प्रोड्यूस किया इनटू सेलिंग प्राइस, सो सेलिंग प्राइस ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस के रेशियो में सेपरेट हो जाएगा। और अगर कोई बाय प्रोडक्ट है ना तो बाय प्रोडक्ट में क्या करने का, जो भी जॉइंट कॉस्ट है उसमें से बाय प्रोडक्ट को माइनस कर दो, बिकॉज बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू बहुत छोटी सी होती है, तो जैसे स्क्रैप माइनस करते वैसे माइनस कर दो, और फिर जो नेट जॉइंट कॉस्ट है उसका वही सेम ट्रीटमेंट, जो भी प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं आगे जॉइंट प्रोडक्ट्स का मतलब है मोर और लेस, सेलिंग प्राइस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, सबकी सेलिंग प्राइस हाई सेलिंग प्राइस होती है, लेकिन बाय प्रोडक्ट का तो मतलब स्क्रैप के तरह ही होता है। सो जॉइंट कॉस्ट में से माइनस कर देना, बाय प्रोडक्ट को स्क्रैप के तरह माइनस कर देना। तुम देखो ना यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, ट्रीटमेंट ऑफ बाय प्रोडक्ट एज पर द प्रोविजंस ऑफ Ind AS 2, net realizable value of byproduct will be reduced from total joint cost, that means joint cost minus NRV of byproduct, और ये जो नेट जॉइंट कॉस्ट है फिर उसका ट्रीटमेंट वैसे ही जैसे हम लोग ने पहले किया था, सेलिंग प्राइस सेल्स वैल्यू के रेशियो में डिवाइड करना है। तो ये हो गया जॉइंट कॉस्ट बाय प्रोडक्ट। अब ये Ind AS 2 में दिया हुआ है, AS 2 में कॉस्ट ऑफ सर्विस कैसे निकालेंगे नहीं दिया हुआ है। सी नॉर्मली क्या होता है ना, हम लोग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, किसका कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री जो फिजिकल गुड्स होता है उसी का कॉस्ट निकालते हैं, लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ सर्विस भी फाइंड करना तो Ind AS 2 ने इसका गाइडेंस दिया है। सो कोई भी सर्विस अगर प्रोवाइड करते हैं तो वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो रिलेटेड कॉस्ट है सबको ऐड कर देने का, तो कॉस्ट ऑफ सर्विस मिल जाएगी। जैसे मैं एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मेरे सर्विस में इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी आती है, एडिटर है जो मेरा वीडियो एडिट करता है, तो ये सबके सर्विस ऐड करके टोटल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन सर्विस में निकाल सकता हूँ। सो ये Ind AS 2 में दे रखा है। फिर उसके बाद में इसके अलावा ये कॉस्ट ऑफ सर्विस वर्कआउट करने के बाद में हमने पूरा कॉस्ट देख लिया, हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट। अब हम लोग जाते हैं अपने यूनिट 2 में, दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ NRV। अब NRV में मैं लाइन से जाऊंगा। NRV सबसे पहले फिनिश गुड्स की NRV कैसे मिलेगी, जो भी गुड्स बेचने का नॉर्मल सेलिंग प्राइस है माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस, कंप्यूटेशन ऑफ NRV। सबसे पहले बात करूंगा NRV ऑफ फिनिश गुड्स। हाँ, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, उसमें से माइनस करेंगे एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस, और फिर जो बचेगा वो NRV ऑफ फिनिश गुड्स। याद रखना NRV इज कैलकुलेटेड ऑन द अजम्पशन दैट सेल ऑफ गुड्स इज डायरेक्टली फ्रॉम फैक्ट्री, इसलिए हम लोग एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। ये मैंने पॉइंट समझाया है मेरे लेक्चर में, देखो ये इस पर क्या समझाया है, बट याद रखना एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस कमीशन, ब्रोकरेज, कोई भी सेलिंग का खर्चा हो माइनस कर देने का, उससे मिल जाएगा NRV। लेकिन अगर बात करेंगे NRV ऑफ सेमी फिनिश गुड्स,
सी एनआरवी ऑफ सेमी फिनिश गुड्स, वैल्यूएशन ऑफ, एक मिनट है, वैल्यूएशन बता देता हूँ। फिनिश गुड्स की एनआरवी तो निकालने सिखा दी, अब वैल्यूएशन कैसे करेंगे। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स जो इतने पूरे में इसके पहले जो समझा रहा था वो, और ये जो ऊपर एनआरवी कैलकुलेट करना सिखाया, विच एवर इज लोअर दैट विल गिव अस वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इससे होगा जो भी लोअर होगा वो वैल्यू हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, समझा ना। सो इफ वैल्यूएशन इज मेड एट एनआरवी, अगर वैल्यूएशन एनआरवी पे किया, कॉस्ट 10,000 है, एनआरवी 8,000 है, कॉस्ट 10,000 है, एनआरवी 12,000 है, तो कॉस्ट पे इन्वेंट्री वैल्यू होगी। लेकिन कॉस्ट 10,000 है, एनआरवी 8,000 है, तो 8,000 पे अगर वैल्यूएशन किया तो फिर ये एंट्री पास करनी पड़ेगी, वैल्यूएशन लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू वैल्यूएशन लॉस अकाउंट। तो इस तरीके से अपने को इन्वेंट्री रिकॉर्ड करनी होगी। अब ये बच्चे लोग है ना, क्या लिखते हैं मालूम नहीं है। ये बच्चे से बुक लिए मैंने, इसको प्रॉपरली मैं लिखाता हूँ, मालूम है, कभी भी मैं प्रॉपरली लिखवाता हूँ, इस तरीके से लिखवाता हूँ। तुम नोट्स तो प्रॉपर बनाना सीखो, क्या नॉनसेंस है, तुम्हारे नोट्स प्रॉपर नहीं रहते तो क्या तुम तैयारी करोगे। इस तरीके से मैं बनवाता हूँ पूरा कि लिखो, मैं इतना प्रॉपरली लिखता हूँ और गड़बड़ करते क्या घाई है मालूम नहीं, फिर फेल होके बैठ जाते हैं आगे। क्योंकि जब तक तुम अपने सब्जेक्ट को इज्जत नहीं दोगे तो सब्जेक्ट तुमको इज्जत नहीं देगा। हाँ, वैल्यूएशन के लिए नेक्स्ट वैल्यूएशन करने वाले रॉ मटेरियल्स एंड सप्लाईज की। रॉ मटेरियल्स और सप्लाईज का वैल्यूएशन कब करेंगे, जब रॉ मटेरियल सप्लाईज को हम लोग यूज़ नहीं कर रहे प्रोडक्शन के लिए। अगर प्रोडक्शन को यूज़ नहीं कर रहे तो ही तो फिर वो रॉ मटेरियल सप्लाईज का वैल्यूएशन होगा। अदरवाइज रॉ मटेरियल सप्लाईज तो फिनिश गुड्स में यूज़ हो जाता है, यूज़ हो जाता है तो वो कॉस्ट पे इशू होता है। लेकिन यूज़ कब होता है, जब रॉ मटेरियल्स और सप्लाईज बिक के, जब फिनिश गुड्स जिसमें हम रॉ मटेरियल सप्लाईज यूज़ करने वाले हैं वो फिनिश गुड्स अगर बिकने के बाद अपने को या तो कॉस्ट पे बिके या फिर कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट में बिके, सो या उसकी सेलिंग प्राइस इज एट कॉस्ट और अबव कॉस्ट, तो रॉ मटेरियल्स प्रोडक्शन में यूज़ होगा। तो रॉ मटेरियल्स को हम लोग वैल्यू करेंगे कॉस्ट प्राइस पे। अगर कोई स्टॉक पड़ा हुआ है तो वो रॉ मटेरियल्स कॉस्ट पे वैल्यू होगा। लेकिन अगर फिनिश गुड्स जिसमें हम लोग ये रॉ मटेरियल यूज़ करने वाले हैं, अगर वो बिलो कॉस्ट बिके तो कोई रॉ मटेरियल यूज़ ही क्यों करे, रॉ मटेरियल ही बेच देगा। रॉ मटेरियल बेच देगा तो वो इन्वेंट्री मानी जाएगी। सो रॉ मटेरियल इज परचेज फॉर कंजम्पशन एंड नॉट फॉर सेल, बराबर ना। इट्स एनआरवी इज़ नॉट कैलकुलेटेड, उसकी एनआरवी कैलकुलेट ही नहीं होती क्योंकि वो इन्वेंट्री नहीं है, वो तो प्रोडक्शन में यूज़ होएगा। सो इट शुड ऑलवेज बी वैल्यूड एट कॉस्ट, इट इज़ नॉट हेल्ड फॉर सेल। तो हेल्ड फॉर सेल होगा तो वैल्यूएशन होगा ना। फिर से लिखा है देखो, एज पर AS2 raw material is purchased for consumption only and it is not held for sale, so we should not value this inventory. It can also be said that valuation of raw material and suppliers can be made at cost price only, क्योंकि ये बेचने के लिए नहीं है। अगर बेचने के लिए नहीं है तो वैल्यूएशन रूल इस पर लगेगा ही नहीं। लेकिन एक एक्सेप्शन आता है इस पर। क्या एक्सेप्शन आता है, अगर इन केस वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स इज मेड एट एनआरवी का मतलब है अगर फिनिश गुड्स की सेलिंग प्राइस लोअर देन कॉस्ट हो गया तो फिनिश गुड्स बनाएंगे क्यों बनाएंगे, तो जो रॉ मटेरियल पड़ा है फिर वो बेचने के बारे में सोचेंगे, तो वो केस में फिर वो इन्वेंट्री बन जाएगी और वैल्यूएशन रूल अप्लाई होएगा। देन वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल्स कैन बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन रूल्स, दैट इज कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो फिर वो केस में मतलब फिनिश गुड्स इफ इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट कॉस्ट और अबव कॉस्ट तो फिर रॉ मटेरियल्स को वैल्यू करेंगे कॉस्ट पे। लेकिन अगर फिनिश गुड्स बिलो कॉस्ट बिक रहा होगा तो रॉ मटेरियल्स यूज़ ही नहीं करेंगे फिनिश गुड्स बनाने में, उसको बेचने के बारे में सोचेंगे, तो वो इन्वेंट्री बन जाएगी। और इन्वेंट्री बन जाएगी तो कॉस्ट और एनआरवी के जगह पे वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोलते हैं। रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज़ एनआरवी ओनली विच एवर इज़ लोअर। चलो ये हो गया। फिर उसके बाद में हम लोग थर्ड वैल्यूएशन सीखते हैं WIP स्टॉक का। ये तो इंटर में भी सीखा था। एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, उसको कंप्लीट करके फिनिश गुड्स बनाने में जो कॉस्ट लगेगा वो माइनस करने का, तो मिल जाएगा एनआरवी ऑफ WIP गुड्स। और फिर देख लेने का कॉस्ट ऑफ WIP एनआरवी विच एवर इज लोअर, दैट विल बी द वैल्यूएशन प्रिंसिपल। और एक पॉइंट मैंने लिखा था वैल्यूएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेल यूनिट्स। अगर कोई गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट सेल हो चुका है तो फिर वो केस में कॉस्ट
और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस विच एवर इज़ लोअर लेना। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लेना, यहाँ पे एनआरवी मत लेना, बस यही एक फ़र्क है, कॉस्ट और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस विच एवर इज़ लोअर, ठीक है ना। इस पर एग्जाम्पल भी करवा रखे हैं। फिर अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया तो फिर कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज़ लोअर हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट 5 में कॉस्ट फार्मूला सिखाया था मैंने। कॉस्ट फार्मूलाज में क्या है, एक तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, दैट इज फीफो एंड वेटेड एवरेज, दिस इज फॉर सिमिलर गुड्स। लेकिन अगर सिमिलर गुड्स नहीं है या फिर कॉस्ट कैलकुलेट करना मुश्किल है, जैसे डी मार्ट है, अनुपम स्टेशनरी मार्ट है, तो रिटेल प्राइस मेथड, देखो यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, क्या करने का, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस कर देना, जो बच गया वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। लेकिन अगर महंगा इन्वेंट्री है लाइक ज्वेलरी आइटम्स, तो फिर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, और एक आइटम एक सेपरेट इन्वेंट्री है, उसका मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड्स ऐड करके उसकी वैल्यू अलग से निकालनी है। स्टैंडर्ड कॉस्ट, अगर हम लोग कैलकुलेशन थोड़ा टीडियस है, थोड़ा इतना इजीली पॉसिबल नहीं है, तो कॉस्ट अकाउंटेंट को बुला के कॉस्ट पर यूनिट निकाल लो और बस वो कॉस्ट पर यूनिट से अनसोल्ड यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर लो। स्टैंडर्ड कॉस्ट, जब तक कॉस्ट कैलकुलेट कर सको तब तक ये तरीका नहीं फॉलो करने का, ठीक है ना। सो ये कॉस्ट फार्मूलाज हो गया। और लास्ट में डिस्क्लोजर है, मैं हमेशा बोलता हूँ डिस्क्लोजर तो एक ऑडिट रिक्वायरमेंट है, वो देख लिया करो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझाना है वो रिवर्सल ऑफ वैल्यूएशन, रिवर्सल ऑफ वैल्यूएशन लॉस, ये AS2 में कवर्ड नहीं है। रिवर्सल ऑफ वैल्यूएशन लॉस देख लो, वो मैंने लास्ट कॉन्सेप्ट करवाया था, मैंने एग्जाम्पल लिखवा के दिया है। 2021 में कॉस्ट है 10,000, एनआरवी है 8,000, सो 2,000 का वैल्यूएशन लॉस हमने बुक किया है। प्रॉफिट एंड लॉस टू स्टॉक, एक्चुअली दो एंट्री आती है, वैल्यूएशन लॉस टू स्टॉक एंड P&L टू वैल्यूएशन लॉस। मैंने दोनों को मर्ज करके प्रॉफिट एंड लॉस टू स्टॉक लिख दिया। अब 2 रुपये का लॉस है। अभी अगले साल क्या हुआ, 2022 में कॉस्ट 10 लाख है, लेकिन एनआरवी बढ़ के हो गई 11। सो यहाँ पे मैं वो जो 2 रुपये का लॉस जो बुक किया था वो रिवर्स कर सकता हूँ, तो वो रिवर्स कर सकता हूँ। मैं एंट्री पास करता हूँ, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू P&L। ये AS2 में कवर्ड नहीं था। अरे प्रॉफिट्स तो 3 रुपये का, देखो ना 8 रुपये से 11 रुपया हो गया। सो इंक्रीज तो जो हुआ एनआरवी का 3 रुपये से हुआ है, लेकिन मैं 3 रुपया नहीं रिकॉर्ड कर सकता, मैं उतना ही लॉस रिवर्स कर सकता हूँ, क्योंकि बुक्स में मैं स्टॉक पे प्रॉफिट तभी बुक करूँगा जब वो बिकेगा, अनसोल्ड गुड्स पे प्रॉफिट नहीं रिकॉर्ड हो सकता। तो पिछले साल जो वैल्यूएशन लॉस किया था, आज एनआरवी 3 रुपये से बढ़ी है, बट मैं 2 रुपये का लॉस रिवर्स करूँगा। लॉस कैन नॉट बी रिवर्स टू मोर देन द लॉस ऑलरेडी बुक्ड। सो देख लो, रिवर्सल ऑफ लॉस, पहले रिवर्सल ऑफ लॉस के लिए एंट्री है स्टॉक टू रिवर्सल ऑफ लॉस एंड रिवर्सल ऑफ लॉस टू P&L। लेकिन कितना लॉस रिवर्स कर सकते हैं, उतना ही लॉस हम रिवर्स कर सकते हैं जितना हमने पिछले साल में लॉस बुक किया था। उससे ज़्यादा अगर प्रॉफिट उससे ज़्यादा भी हो तो भी ज़्यादा हम लोग रिवर्सल नहीं कर सकते। रिवर्सल टू द एक्सटेंट लॉस इनकर्ड इन द प्रीवियस ईयर, लॉस बुक्ड इन द प्रीवियस ईयर, इनकर्ड तो नहीं बोलूँगा, बुक्ड इन द प्रीवियस ईयर। सो ये अपना यहाँ पे पूरा स्टैंडर्ड कवर हो जाता है। बाकी क्वेश्चन आंसर्स है, क्वेश्चन आंसर्स तो मैं भर भर के बहुत सारे करवाता हूँ। जो बच्चे राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं थरली, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। और जो बच्चे राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते वो बोलते हैं सर बहुत सारे क्वेश्चंस कराएं। अरे CA फाइनल है, कम में काम नहीं होता है। CA फाइनल में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ। एग्जाम का पेपर मेरे बुक से आएगा, वो श्योर, मेरे बुक से आएगा। आई एम नॉट बोस्टिंग माई सेल्फ, मेरे बुक से आने का मतलब है स्टडी मटेरियल से आएगा, RTP से आएगा, इन्हीं इंस्टीट्यूट के मटेरियल से आएगा। तो मैं इंस्टीट्यूट का ही तो मटेरियल थरो करवा रहा हूँ, सिंप्लीफाइड तरीके से कर रहा हूँ। इंस्टीट्यूट का मटेरियल जो तुमको डायरेक्टली नहीं समझ में आता है, मेरे लैंग्वेज में समझ में आ जाता है, मैं सिंप्लीफाई करके तुम्हारे लेवल पे लाके सिखाता हूँ। सो जो आएगा वो इंस्टीट्यूट के मटेरियल से आएगा, और हम इंस्टीट्यूट का मटेरियल सिंप्लीफाइड तरीके से कर रहे हैं। चलो दैट्स इट, ये वाला स्टैंडर्ड का भी कंप्लीट रिवीजन लेक्चर मेरा कंप्लीट हो गया।